नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा वीडियो देखेंगे और तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो में हम लोग पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक पॉइंट्स के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस प्रकार से हुआ, इसका अवधि क्या रहा, इसका नामकरण कैसे हुआ। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जाने कि कौन कौन से स्थल किस किस जगह पे है और उस स्थल से संबंधित उसका मुख्य बिंदु को पढ़े। आज हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन से और इसके निम्न बिंदु, इसके मुख्य बिंदु जो है क्या क्या बिंदु है इससे जुड़े हुए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि राजनीतिक जीवन कैसा था। कि इसमें है कि स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। राजनीतिक जीवन के बारे में, इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में स्रोतों के अभाव, क्योंकि जो भी स्रोत मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो भी स्रोत मिला है वह पुरातात्विक स्रोत है। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ पुरातात्विक मिला है, जिसके कारण हम लोगों का इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। और एक आपका लिखित एक लिपि मिला है जो भावचित्रात्मक लिपि है, जिसको चित्रलेखात्मक लिपि भी कहते हैं, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया है या कहा गया है वह पुरातात्विक आधार पर, ठीक है। इसमें कहा गया है कि संभवतः अनुमान के आधार पर कि शासन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का शासन जो है पुरोहित वर्ग के द्वारा शासित किया जाता होगा या व्यापारी वर्ग के द्वारा शासित किया जाता होगा या नगर प्रशासन के द्वारा संचालित किया जाता होगा। ये संभवतः है, क्योंकि पुरोहित का एक मूर्ति प्राप्त हुआ था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि पुरोहित वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित किया जाता होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता जो है नगर नियोजन, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का शासन व्यवस्था जो है नगर प्रशासन के द्वारा संचालित किया जाता होगा, ठीक है। आगे है, हम लोग देखते हैं कि पीगट ने, एक व्यक्ति थे पीगट ने क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा एवं जोधड़ो को, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। ये बात किसने कहा, तो पीगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो किसने कहा, तो पीगट ने कहा, पीगट। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति हंटर थे जिन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक, हंटर ने मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में न ही राजमहल मिला है, न ही अस्त्र शस्त्र का प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि राजतंत्रात्मक नहीं हो सकता है। अगर राजतंत्रात्मक होता तो पुरातात्विक साक्ष्य में राजमहल मिलता, अस्त्र शस्त्र का प्रमाण मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक जीवन में इतना पॉइंट था, 3-4 पॉइंट था। सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था, तो परिवार कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज या परिवार कैसा था, पुरुष प्रधान था या स्त्री प्रधान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है मातृसत्तात्मक यानी कि स्त्री प्रधान था, मातृसत्तात्मक था। ऐसा इसीलिए
कहा जाता है क्योंकि स्त्री की मृतियाँ मिला है, स्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ मिला है, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था। इस सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं था, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। जैसे पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग, इन सभी वर्गों में समाज विभाजित था। वर्ण व्यवस्था हम लोग कहाँ पे मिलता है? तो वैदिक सभ्यता में मिलता है। 4 वर्णों का वर्णन वैदिक सभ्यता में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, आगे है कि यहाँ के इस सभ्यता के लोग शांतिप्रिय थे। इस सभ्यता के लोग कैसा थे? शांतिप्रिय स्वभाव के थे। लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे सभ्यता पे आक्रमण नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि दूसरे सभ्यता पे आक्रमण करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, उसको हड़प लेंगे, ऐसी प्रवृत्ति यहाँ के लोगों में नहीं था। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थशास्त्र का प्रमाण नहीं मिला है। अगर लड़ाई किसी सभ्यता से करेगा तो उसके लिए कुछ तो औजार चाहिए, कुछ तो हथियार चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हथियार, ऐसा कोई औजार का प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो जाए कि यहाँ के सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूसरे सभ्यता से लड़ाई करते होंगे, दूसरे सभ्यता पर आक्रमण करते होंगे। ऐसी प्रवृत्ति यहाँ के लोगों का नहीं थे, इसीलिए इसको शांतिप्रिय कहे जाते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहे जाते हैं? शांतिप्रिय। कैसा थे? तो शांतिप्रिय थे। आगे है कि खान पान, इस सभ्यता के लोगों का खान पान कैसा था? तो कुछ व्यक्ति शाकाहारी थे और कुछ व्यक्ति मांसाहारी भी थे। दोनों प्रकार के व्यक्ति थे। कुछ शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और इसके बाद आगे देखते हैं कि आभूषण, तो आभूषण जो है पुरुषों के द्वारा भी पहना जाता था और महिलाओं के द्वारा भी पहना जाता था, दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है मनोरंजन का साधन। यहाँ के लोगों का मनोरंजन का साधन था मछली पकड़ना, पासे खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। ये सब जो है यहाँ के लोगों का मनोरंजन का साधन थे। और समाज में जो है दास प्रथा भी था, वेश्यावृत्ति था और पर्दा प्रथा भी था। ये सभी प्रथाएं जो है समाज में था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक जीवन। 2 हम लोग पढ़ चुके, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा कृषि ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। तो कृषि देखते हैं, कृषि के बारे में कि यहाँ के लोगों को जुताई के बारे में पता था, बुआई के बारे में पता था, सिंचाई के बारे में पता था। इन सभी विधियों के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी था। ठीक है, आगे है कि चावल, कौन कौन से फसल का, इस सभ्यता में कौन कौन से फसल का प्रमाण मिला है कि उस सभ्यता के लोगों के द्वारा उपजाया जाता था? तो चावल का प्रमाण मिला है, गेहूं का प्रमाण मिला है, जौ का प्रमाण मिला है, मटर का प्रमाण मिला है, कपास का प्रमाण मिला है। इन सभी फसलों का प्रमाण मिला है। और 1-2 हम लोग और याद रख लेते हैं कि गन्ना और रागी, इन 2 फसलों का प्रमाण नहीं मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, और इसमें पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन से एक फसल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होने का प्रमाण है? तो गन्ना का प्रमाण नहीं मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पशुपालन। पशुपालन में है कि कुब्बड़ वाला सांड को क्या कहा जाता था? प्रिय पशु माना जाता था। इस सभ्यता में कुब्बड़ वाला सांड को प्रिय पशु माना जाता था। नेक्स्ट है कि कौन कौन से पशु का प्रमाण मिला है? तो गाय का प्रमाण मिला है, घोड़ा का प्रमाण मिला है। इन सभी पशुओं का प्रमाण मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं में गाय भी था, घोड़ा भी था। आगे है उद्योग। कौन कौन से उद्योग पाए थे? तो सूती वस्त्र का उद्योग थे, बर्तन का उद्योग, शिल्प का उद्योग। इन सभी के उद्योग
सिंधु घाटी सभ्यता में था। आगे है कि इसका जो है व्यापार किस किस देशों के साथ किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा व्यापार जो है पश्चिमी एशियाई देशों के साथ होता था, मध्य एशियाई देशों के साथ होता था, ईरान के साथ होता था, अफगानिस्तान के साथ होता था। इन सभी देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा व्यापार किया जाता था। ठीक, और इसके आगे पढ़ते हैं कि जब व्यापार होता था तो कौन से वस्तु का निर्यात किया जाता था और कौन से वस्तु का आयात किया जाता था। तो निर्यात किए जाने वाला वस्तु है सूती वस्त्र, हाथी दांत, लकड़ी, ये सब निर्यात किया जाता था। और आयात किया जाता था आपका चांदी। चांदी कहाँ से आयात किया जाता था? तो ईरान एवं अफगानिस्तान से। टीन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान से। तांबा का आयात किया जाता था खेतड़ी से। ठीक है, इस तरह से आर्थिक जीवन को हम लोग पढ़े। आगे हम लोग धार्मिक जीवन देखते हैं कि धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन लौकिक था। एक लौकिक होता है, दूसरा अलौकिक होता है। दोनों क्या चीज़ होता है हम लोग जानते हैं कि लौकिक का मतलब है कि ऐसे चीज़ को पूजा करना, ऐसे चीज़ पे विश्वास करना जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं, इसको हम लोग लौकिक कहते हैं। और ऐसे चीज़ को विश्वास करना, ऐसे चीज़ का पूजा करना कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और जिसको नहीं देख पाते हैं, ये अलौकिक कहलाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता लौकिक थे। लौकिक का मतलब हुआ वो जिस चीज़ को देखते थे उसी चीज़ का पूजा करते थे। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं, उसका भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं था। तो लौकिक था। आगे है कि धर्म जो है इस सभ्यता में धर्म उतना वर्चस्वशाली नहीं था। धर्म जो है वह धर्म का वर्चस्वशाली नहीं था। आगे देखते हैं, और मंदिर का इस सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। अगर धर्म वर्चस्वशाली रहता तो मंदिर का प्रमाण मिलता, लेकिन धर्म उतना वर्चस्वशाली नहीं था, इसीलिए मंदिर का भी प्रमाण नहीं मिला है। मातृदेवी का प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। मातृदेवी का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। और उर्वरता की देवी का प्रमाण मिला है हड़प्पा से। उर्वरता की देवी किसे कहा जाता है? तो धरती को। और धरती को सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजा किया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि धरती की देवी उर्वरता की देवी है, इसीलिए धरती को पूजा किया जाता था। ठीक, आगे है, यहाँ से एक अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। अग्निकुंड यज्ञ वगैरह जो किया जाता है, तो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। इस कहाँ से मिला है? तो लोथल से, लोथल एवं कालीबंगा से। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल एवं कालीबंगा से। दूसरा है कि वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रमाण मिला है कि वृक्षों का पूजा किया जाता था, पशुओं का पूजा किया जाता था, इसका प्रमाण भी मिला है। नेक्स्ट है एक स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण हड़प्पा से मिला है। और इसके आगे है, एक मुहर पर प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को माना जाता है। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? एक मुहर पर, एक मुहर से प्रमाण मिला है। एक मुहर पर इसका प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है कि नाग पूजा का प्रमाण मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा नाग का भी पूजा किया जाता था, और लिंग का पूजा किया जाता था, योनि का पूजा किया जाता था, इसका भी प्रमाण मिला है। इसके आगे हम लोग कुछ इसका कुछ बिंदु और है, इसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट बिंदु है इसमें है कि मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है लोथल, कि लोथल को क्या कहा जाता है? तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और एक इसको एक बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। लोथल को बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। तो लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है? लोथल को। लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो लोथल को।
बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है? तो लोथल को। ठीक, इसके आगे है कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान मिला है। एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान मिला है। कहाँ से? चंद हुदड़ों से। चंद हुदड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान मिला है। इसके आगे है कि ईंट का आकार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में किस अनुपात में होता था? तो इसका अनुपात था 4:2:1। ईंट का आकार का अनुपात कैसा था? तो 4:2:1। इसके आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ जाति के थे और भूमध्य सागरीय जाति के थे। नेक्स्ट है एक पॉइंट, टेराकोटा। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टेराकोटा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता था कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ जो व्यापार होता था उसका किस पद्धति के तहत होता, किस प्रणाली के तहत होता था? तो यहाँ का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता था। ठीक। नेक्स्ट है कि मुद्रा का निर्माण क्या चीज़ से होता था? तो मुद्रा का निर्माण सेल खड़ी से होता था। नेक्स्ट है एक लिपि के बारे में जानते हैं हम लोग, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि, इसको चित्रलेखात्मक लिपि भी कहते हैं। इस लिपि का क्या खासियत है? इस लिपि का खासियत है कि जब कोई पैराग्राफ लिखा जाता था तो फर्स्ट स्टार्ट हम लोग दाहिने ओर से, किधर से शुरू करते थे? दाहिने ओर से, इधर से शुरू किए, लिखते हुए इधर आते थे, इधर से शुरू किए, इधर से लिखते हुए यहाँ आना है, फिर यहाँ से शुरू करके इधर जाना है। मतलब फर्स्ट लाइन दाहिने ओर से बाएं ओर की ओर, सेकेंड लाइन बाएं ओर से दाहिने ओर की ओर, इसी प्रकार से लिखा जाता है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक। नेक्स्ट है कि कुछ समुद्र तटीय नगर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 समुद्र तटीय नगर का नाम बताएं। तो 2 समुद्र तटीय नगर का नाम है, एक सुतका गेंडोर, दूसरा सुतकोटदा। एक सुतका गेंडोर, दूसरा सुतकोटदा समुद्र तटीय नगर है। वही सुतका गेंडोर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है और यह बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर एक समुद्र तटीय नगर भी है, सुतका गेंडोर और सुतकोटदा। ठीक। आगे है दुर्ग जो है आपका, एक दुर्ग है, एक बस्ती है। जब किसी एरिया का किस भाग में दुर्ग बनाया जाता था और किस भाग में बस्ती बनाया जाता था, इसको देखते हैं कि किसी एरिया का पश्चिमी भाग में दुर्ग बनाया जाता था। पश्चिमी दिशा में दुर्ग बनाया जाता था और पूर्वी दिशा में बस्ती बनाया जाता था, जो कि बस्ती में सामान्य लोगों के रहने के लिए बनाया जाता था। नेक्स्ट है लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर, लोथल के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जबकि अन्य जगहों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर जो गली होता था उसी में खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। ठीक है। आगे और देखते हैं इसका पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ है? अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा, अलग अलग पुरातत्ववेताओं के द्वारा अपना मत दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कोई कहते हैं कि बाढ़ से हुआ है, कोई कहते हैं कि भूकंप से हुआ है, कोई कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा से हुआ है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अपना अपना मत दिया गया है, लेकिन इनमें से सबसे सर्वमान्य बाढ़ को माना जाता है। और बाढ़ को समर्थन करने वाले कौन कौन है? तो एक मैके, राव और मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है बाढ़ से, इसको समर्थन करने वाले कौन है? मैके, राव और मार्शल। ठीक है। और भूकंप से विनाश हुआ है, इसका समर्थन करने वाला कौन है? डेल्स का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश भूकंप से हुआ है। एक है कैनेडी का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राकृतिक आपदा से हुआ है। ठीक। और एक है व्हीलर
व्हीलर एवं गार्डन का कहना है कि इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ है, आर्यों के आक्रमण से हुआ है। और एक चीज और है, छूट गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यातायात कैसे होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यातायात 2 पहिया एवं 4 पहिया बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी के द्वारा होता था। ठीक। और एक और पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता मिठास के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करता था। तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करता था। एक और पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा कैसा कपड़ा पहना जाता था। तो सूती का एवं ऊनी का, सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा वीडियो भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।